आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कुरुक्षेत्र 2024 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में लगभग 40 दिनों का समय बचा है। बीजेपी अपना 2 दिवसीय अधिवेशन कर रही है। आज बीजेपी नेताओं को फुल एंड फाइनल रोड मैप मिल जाएगा। टारगेट पहले ही पीएम मोदी 370 सीटों का दे चुके हैं। बीजेपी इस चुनाव में जीत का नया इतिहास लिखने की हर संभव कोशिश कर रही है। आज अधिवेशन की शुरुआत हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। बताया कि कैसे बीजेपी ने बीते 10 सालों में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनावों में अपनी मजबूत छाप छोड़ी। बीजेपी के 2 दिवसीय महाजुटान में 370 सीटें जीतने का जो पीएम मोदी ने टारगेट रखा है वो कैसे अचीव करना है, इसका फाइनल फॉर्मूला तय होगा। आज कुरुक्षेत्र में हम आपको वो फाइनल फॉर्मूला भी समझाएंगे, राज्यवार सीटों का गणित बताएंगे और दिखाएंगे बीजेपी का वो रोड मैप जो जाता है 370 सीटों के टारगेट तक। लेकिन आइए पहले आपको सुनवा देते हैं जेपी नड्डा ने कैसे बीजेपी का इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया। और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाव हुए, उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्ध सरकार बनाई है। 16 चुनाव हम जीते, 16 चुनाव हम जीते। और अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में लगभग 100 इलेक्शन, 100 एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। और उसी तरीके से 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन, उस 8 में भी 6 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमारा रिकॉर्ड है। हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसमें हमने 9,836 सीट्स हमने जीती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि 186 स्थानों पर हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने आप की जीत हासिल कराई है और अपने मेयर बनाए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको बताती हूं कि कैसे बीजेपी अपना 370 मिशन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रही है। किस राज्य से बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं, कहां पर बीजेपी कितनी सीटें बढ़ा सकती है और कहां पर बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आइए पहले बात कर लेते हैं उन राज्यों की जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है। कुल मिलाकर 52 सीट इन राज्यों में आती है। गुजरात की अगर आप बात करेंगे तो 26 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 26 सीटें जीती थी, यानी इस राज्य में टारगेट पूरा नजर आता है। हिमाचल प्रदेश, यहां भी 100% स्ट्राइक रेट है। 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, टारगेट पूरा है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यहां पर भी बीजेपी को प्लस करना की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। हां, इस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना बीजेपी के लिए जरूरी होगा अगर 370 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। हरियाणा की आप बात करेंगे तो 10 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनावों में यानी कि 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें यहां पर जीती थी, यानी कि पूरी की पूरी सीटें जीती थी। वहीं दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में भी 7 सीटें हैं लोकसभा की और सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। यानी ये जो 52 सीटें हैं इन राज्यों की, इन 52 सीटों पर बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट 100% मेंटेन करना होगा, तभी जाकर बीजेपी 370 सीटें हासिल कर सकती है। आगे आपको उन राज्यों का भी गणित समझाऊंगी जिन राज्यों में बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, जिन राज्यों में बीजेपी को प्लस करने की गुंजाइश ज्यादा है। ये आपके सामने एक एक करके राज्य। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लीजिए। यहां पर 48 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। अब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीजेपी और एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। अब यहां पर बीजेपी को अगर 370 सीटें जीतनी है तो कम से कम 10 सीटें बीजेपी को महाराष्ट्र से बढ़ानी होंगी, यानी कि 33 सीटें अकेले दम पर बीजेपी को महाराष्ट्र में जीतनी होंगी। इसके बाद आइए पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां ममता बनर्जी काफी मजबूत नजर आती हैं, कॉन्फिडेंस में नजर आती हैं। उनकी बात अगर करें तो 42 सीटें यहां पर लोकसभा की हैं। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। लेकिन अगर बीजेपी को अपने नए मिशन को अचीव करना है तो गुंजाइश है बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में कि वो 30 सीटें जीते। और 30 सीटें जीतने का मतलब है कि 12 सीटें उसे और जीतनी होंगी 18 के अलावा।
राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में लगभग स्ट्राइक रेट 100% रहा था। 25 लोकसभा सीटें हैं, 24 जीती थी, एक सीट बीजेपी को यहां पर जोड़नी होगी। मध्य प्रदेश, जिसमें आज ही उथल पुथल की खबर सामने आई है, मध्य प्रदेश में आज ही बीजेपी की तैयारी सामने आई है, क्योंकि 29 सीटें हैं, 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक सीट छिंदवाड़ा की जो बीजेपी के हाथ से छूटी थी और इस बार भी छूट सकती थी, उसके लिए भी बीजेपी ने इंतजाम कर लिया है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 11 सीटें हैं, 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यहां भी बीजेपी के पास 2 सीटों की गुंजाइश है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, 3 जीती थी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें अगर जीत ले, 1 सीट यानी कि इजाफा कर ले, तो बीजेपी को अपना टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। झारखंड की बात करेंगे तो 14 सीटें हैं, 11 सीटें जीती थी, यहां पर बीजेपी के पास गुंजाइश है सीटें प्लस करने के लिए और उसे अपना टारगेट अचीव करने के लिए कम से कम 3 सीटें झारखंड में बढ़ानी होंगी। ओडिशा की बात करेंगे तो 21 सीटें हैं, 8 सीटें जीती थी, 16 सीटें यहां पर बीजेपी को जीतनी होंगी, 8 सीटों का इजाफा करना होगा। पंजाब की बात करेंगे जो सबसे मुश्किल राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां गठबंधन होते होते अकाली दल से अब फिर से सख्ते में पड़ गया है किसान आंदोलन के बाद। 13 सीटें हैं, बीजेपी ने 2 सीट जीती थी। बीजेपी को यहां पर अपना न सिर्फ परफॉर्मेंस बरकरार रखना होगा बल्कि 2 सीटें और बीजेपी को अपने इस खाते में जोड़नी होंगी। तो ये वो राज्य हैं, कुल सीटें हो जाती हैं इन राज्यों की 208 सीटें। 126 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन 370 का टारगेट अचीव करने के लिए 166 सीट बीजेपी को चाहिए और इन राज्यों पर बीजेपी की नजर है, इन राज्यों से बीजेपी को गुंजाइश है। मध्य प्रदेश जहां 29 सीटें हैं, 1 सीट छिंदवाड़ा की जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल साबित होती, उस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने क्या तैयारी की है? तैयारी है कि कमलनाथ के बेटे टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। इस पर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो कमलनाथ को आपने सुना जो ये कह रहे हैं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने जिस तरीके से अपनी बायो चेंज की है सोशल मीडिया पर, उसे अंदाजा लगाना बिल्कुल तय है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। अब किस सीट में बीजेपी कितनी सीटें प्लस कर सकती है, किस राज्य में, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं भावेश झा, चुनाव विश्लेषक CNX, संजय कुमार, चुनाव विश्लेषक CSDS, इसके साथ ही साथ देवेंद्र पाराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। भावेश, मध्य प्रदेश में 1 सीट बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है, ये उसकी तैयारी को देखकर नजर आता है। नकुलनाथ जो अब लगभग बीजेपी में आ रहे हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, ये तैयारी कितनी मुफीद बीजेपी की साबित होगी? देखिए, वैसे भी जो छिंदवाड़ा जो सीट जो कांग्रेस के पास थी, उसमें भी जो विनिंग मार्जिन था वो बहुत कम था, तो बीजेपी के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी उस सीट को जीतना इस बार। लेकिन यदि बीजेपी एक विराट सदस्यता अभियान के तहत उनको अपने अंदर ले आ रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ सोच के लेके आ रही है, क्योंकि कमलनाथ सिर्फ 1 सीट तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी सीटों पर असर डालते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल है जो शायद बीजेपी को मदद करे। तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जरूर एक बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। और वैसे भी कमलनाथ के लिए वहां पे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा अचीव करने के लिए नहीं है, तो वो अपने बेटे के लिए शायद वो बीजेपी में उसको सेट करना चाहते हैं। और शायद यदि बीजेपी वो छिंदवाड़ा सीट जीत ले, और जो कि संभव है जीतेगी, तो उसमें बीजेपी के लिए वो जो 370 का टारगेट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। देखिए 29 सीटें हैं, बीजेपी को 100% स्ट्राइक रेट चाहिए, इसलिए तैयारी की गई है। बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। ये जो 208 सीट हम दिखा रहे हैं इन 9 राज्यों की, इनमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा दिलचस्प संजय जी नजर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उथल पुथल महाराष्ट्र में ही देखने को मिली है। अभी 23 सीटें बीजेपी के पास है, कितनी सीटें बीजेपी महाराष्ट्र में बढ़ा सकती है इस नए कुनबे के साथ? ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है प्राची कि बीजेपी कितनी सीटें बढ़ा सकती है महाराष्ट्र में, लेकिन हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि संभावनाएं क्या हैं। और अगर बीजेपी का टारगेट 370 है, एनडीए का टारगेट 400 है, तो बीजेपी को सीटें तो बढ़ानी होंगी उन राज्यों में जहां पर सीटें बढ़ाने की गुंजाइश है, और उन राज्यों में रिटेन करना होगा जहां पर उन्होंने दमदार प्रदर्शन पिछले चुनाव में किया था। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, बीजेपी के पास 23 सीटें थी, टोटल सीटें 48 है, पूरी गुंजाइश है। और जिस तरह से सारी पार्टियों में तोड़फोड़ हो रहा है, चाहे हम एनसीपी की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, और चाहे कांग्रेस में जिस तरह का भगदड़ है,
तो एक ही पार्टी है जहां कोई भगदड़ नहीं है, वहां पर दूसरे लोगों का को एक तरह से वेलकम किया जा रहा है। तो बीजेपी मजबूत होती हुई तो दिखाई पड़ती है, सीटों के बढ़ने की गुंजाइश काफी है। अब कितनी सीटें बढ़ेंगी ये कह पाना इस वक्त मुश्किल है। देवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जहां पर अभी जेपी नड्डा बता रहे थे कि कैसे चुनावों में उनका परफॉर्मेंस रहा है और कितना उनका वोट शेयर जो है वो बढ़ा है और कितना वोट शेयर पर वो कायम रहे हैं। क्या तैयारी बीजेपी की कम से कम इन राज्यों से नजर आ रही है? खासकर महाराष्ट्र से बीजेपी को क्या उम्मीद है? महाराष्ट्र निश्चित तौर पे पहले एक कंसर्न था उद्धव ठाकरे के हटने के बाद, लेकिन बाद में जिस प्रकार की चीज़ें हुई वहाँ पे, और पहले शिंदे आए, उसके बाद अजीत पवार साथ आ गए, तो अब बीजेपी को ऐसा लग रहा है वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है। और जो चुनौती कही जा रही थी कि बिहार और महाराष्ट्र में दो जगह पे बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है क्योंकि दोनों जगह उसके साझेदार उससे छिटक गए, उसको बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी लगभग डैमेज कंट्रोल कर लिया और वहाँ पर ऐसी कोई चुनौती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि वहाँ भी जब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एक थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा, वो एक आसान फैसला नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है, अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर है, तो इस लिहाज से वहाँ कोई समस्या नहीं आनी जा रही। अपोजिशन वाले कैंप की अगर तुलना करें तो उससे तुलनात्मक तौर पर आप देखेंगे कि दोनों ही जगह सीटों को लेकर फैसला करना आसान काम नहीं है, ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन बीजेपी गठबंधन उस काम को बहुत आसानी से करेगी क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप और अथॉरिटी एकदम से क्लियर है। और उस लिहाज से बीजेपी को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस वो दोहरा सकती है। और सारे इक्वेशन को आप एक तरफ कर दें, दो चीज़ें बीजेपी बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है जिन दो चीज़ों पे, एक तो वो मोदी की गारंटी, जिसे बार बार आज की बैठक में भी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भी पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जब अधिवेशन में संबोधन कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी लगातार उसी बात का जिक्र कर रहे थे। और दूसरी चीज़ कि राम मंदिर, ये दो फैक्टर इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी के ऐसे हैं जो कि ट्रम्प कार्ड साबित होने जा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर भी अधिवेशन में प्राची बाकायदा एक एक जो नेता वहाँ मौजूद हैं, जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, सबके लिए राम मंदिर पे एक बुकलेट बनवा के दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था उस संबोधन का मूल पाठ उसमें रखा गया। तो समझा जा सकता है कि इस राम और विकास रथ के सहारे बीजेपी 2024 के अपने पूरे कैंपेन को आगे बढ़ाएगी और महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इक्वेशन के बाद इन दो मुद्दों के सहारे से कोई दिक्कत होती नजर नहीं आ रही है। जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जिन 9 राज्यों की 208 सीटों की हम बात कर रहे हैं, उसी में पश्चिम बंगाल भी भावेश है। महाराष्ट्र में मुश्किलें थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जिस तरीके से उसका कुनबा बढ़ा, सियासी उथल-पुथल मची, कांग्रेस के जो बड़े बड़े साथी थे, बड़े बड़े प्लेयर्स थे, वो छोड़कर बीजेपी अजित पवार और शिंदे के साथ आ गए, तो वहां तो आसान हो गई रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी चुनौती है और कितनी गुंजाइश है बीजेपी के पास कि 18 सीटों से वो प्लस कर पाए? देखिए, पश्चिम बंगाल उन राज्यों में है जहां बीजेपी अपना टैली इंप्रूव कर सकते हैं। लगभग 11 ऐसी राज्य हैं जहां पे बीजेपी को 2019 से ज़्यादा गुंजाइश दिखते है कि वहां पे वो अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं और वो 370 का टारगेट पूरा कर सकते। उसमें एक बंगाल भी है, लेकिन बंगाल में चुनौती है सबसे बड़ी जो बीजेपी के साथ जो है, यदि वो CAA का जो इम्प्लीमेंटेशन कर देते तो शायद हो सकता है कि बीजेपी के लिए जो कम से कम अपना 18 सीट है वो तो जरूर बरकरार रख सकती है। उसके बाद 13 वो ऐसी सीटें थी जिसपे जो विनिंग मार्जिन था 10% से कम था, तो वो शायद बीजेपी उस 13 सीटों में से कम आधी सीटों पे अपनी दबदबा बना सकती है। तो वो वहां पे शायद बीजेपी उस पे गेम खेल रही है। आपको याद होगा कि बीजेपी जो बंगाल में अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने कहा था कि हम CAA लोकसभा चुनाव से पहले अनाउंस करेंगे। बीजेपी 2019 से कोशिश जरूर कर लिए इसको अनाउंस करने की, पर शायद नॉर्थ ईस्ट की वजह से उसको इम्प्लीमेंट करने से बच रही है। पर अब नॉर्थ ईस्ट में शायद इसका बहुत ज़्यादा प्रदर्शन ना हो इस इशू को ऊपर, तो शायद कुछ दिनों में यदि CAA का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए वो 18 सीटें जो बीजेपी ऑलरेडी जीती है 2019 में, वो 13 सीटें जहां पे बीजेपी और TMC के बीच जीत का आंकड़ा बहुत ही कम था, तो उसमें शायद बीजेपी अपने लिए एक मौका देख रही है। और शायद बीजेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट होगा यदि 370 सीटें तक बीजेपी का टारगेट अपना पहुंचना है। बंगाल ही नहीं, बाकी जो अन्य 10 राज्य वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बंगाल को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते यदि आपको 370 तक टारगेट पूरा करना है। तो संजय जी, बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत ममता बनर्जी नजर आती हैं। कैसा राज्य है जहां पर बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी अगर मजबूती के साथ है तो वो ममता दीदी हैं और वो बीजेपी पर हमेशा भारी पड़ती हैं। इस बार ऐसी क्या रणनीति बीजेपी लेकर चल रही है कि वो 18 सीटों पर तो न सिर्फ कायम रहे बल्कि इजाफा और कर ले अपनी सीटों में? देखिए, रणनीति तो बहुत साफ होगी। उन सीटों पर उनका फोकस होगा जहां पर वो कम मार्जिन से पिछली बार हारे थे, उन सीटों पर भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा जहां पर वो कम अंतर से जीते थे। तो रणनीति बहुत साफ है। 18 सीटें जहां वो जीते हैं उस पर अपना दबदबा बनाए रखें
और उन सीटों पर फोकस करे। और बीजेपी बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करती है, सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम तमिलनाडु की भी बात करें, अगर हम केरल की भी बात करें, बहुत कमजोर राज्य हैं बीजेपी के नजरिए से, लेकिन केरल में भी वो 4-5 सीटों पर पूरा फोकस कर रहे हैं। और इसकी वजह बहुत साफ है, 2019 के चुनाव में जिन 5 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था केरल में, वहां पर उनको 20-22% वोट आया था। तो अभी तो देखने में लगता है कि आप कैसे उन सीटों को जीत पाएंगे, लेकिन बीजेपी उन पर बहुत फोकस कर रही है। उसी तरह से बंगाल में भी फोकस यही होगा, ऐसी सीटें जो वो कम अंतर से हारे हैं उस पर फोकस करो। जो वहां के सिटिंग एमपीज हैं उनके बारे में, मतलब उनकी जो कमियां हैं उसको उजागर करो, क्योंकि आजकल चुनाव में ज्यादातर अपनी बात नहीं कहते लोग, दूसरों की बात कहते हैं कि दूसरों में क्या कमी है, दूसरी पार्टी में क्या कमी है। तो मुझे लगता है बीजेपी का पूरा जो मशीनरी है, जो मशीनरी की मैं बात कर रहा हूं, तो टॉप लीडर से लेकर ग्राउंड लेवल तक फुट सोल्जर जो हैं सब इस पर लगे हुए होंगे, यही स्ट्रैटेजी होगी। राशिद किदवई जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राशिद जी, हम चर्चा कर रहे हैं 370 आखिर बीजेपी कैसे हासिल कर सकती है और कौन से राज्यों में उसे मेहनत करनी होगी। पश्चिम बंगाल अभी तक वो राज्य नजर आ रहा है जिसमें बीजेपी को खासी मेहनत करनी होगी, और क्या बीजेपी इस राज्य से कोई उम्मीद लगा सकती है? क्या सीटों में इजाफा हो सकता है बीजेपी के? जी धन्यवाद प्राची। देखिए 370 ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक एक दबाव डालने का विपक्ष पे और अपने कार्यकर्ताओं को भी उनमें बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ाने का एक प्रयास है। आप अगर देश का मानचित्र देखें और चुनाव देखें, पिछली बार भाजपा ने 437 पे खुद चुनाव लड़ा था। इस समय जिस तरीके से वो अपना विस्तार कर रही है और नए नए अलाइज आ रहे हैं, अभी जैसे टीडीपी से बात चल रही है, जो लोकदल पार्टी है उससे किया और तमाम दलों से, अभी तो मुझे इसी देख के संदेह है कि क्या भाजपा 400 सीटों पे खुद चुनाव लड़ पाएगी या नहीं। तो अगर 400 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो 370 जीतना वो बहुत मुश्किल है। लोकतंत्र में प्राची फिर मैं कहूं कि 272 का जादुई आंकड़ा है, वो पार करना है। उसके वो पार तो भाजपा नरेंद्र मोदी जी सत्ता में, उसके बाद 300 के बाद जो कुछ है वो बोनस है। लेकिन जैसा मैंने कहा मनोवैज्ञानिक दबाव, आप बंगाल की बात कर रही है, बंगाल में देखिए पिछली बार भाजपा का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा था और 18 सीटें आई थी और अच्छे उम्मीदवार भी उन्होंने खड़े किए थे। लेकिन उसके बाद से भाजपा का जो असेंबली में चुनाव हुआ उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो उनका जो है वो घटा है। जो वहां के ऊपर जो उनका दबदबा था, उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता, सर्वे जरूर कह रहे हैं, एक दूसरे ने कहा कि 18 नहीं 19 आ जाएगी, मुझे लगता है कि भाजपा को एक दहाई पार करना, मतलब 10 या उससे ज्यादा सीट पार करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपके पास 10-12 जीतने वाले कैंडिडेट भी होने चाहिए। भाजपा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जहां भाजपा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है, और जहां कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। तो जैसे पंजाब है, जैसे तमिलनाडु है, जैसे केरल है, हमारे मित्र संजय जी जरूर कह रहे हैं कि 4-5 सीटें, लेकिन ये बहुत ही अनहोनी घटना होगी देश की राजनीति में अगर केरल से जो है भाजपा जो है वो 4-5 सीटें जीत जाए। तब जरूर इस तरह का वो हो सकता है कि तमिलनाडु में भाजपा 20 सीटें जीत जाए, लेकिन ऐसा अभी नहीं लगता। तो 300 पार मान सकते हैं, 370 केवल और केवल एक मतलब उत्साह बढ़ाने वाला एक जुमला, एक जो है एक साइकोलॉजिकल एक बात है। और बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन 20 पार होना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। 10 से ज्यादा जो भी होगा भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है, तो ये तो वो राज्य हैं जहां बीजेपी के लिए चुनौती भी है और बीजेपी इन राज्यों में चाहेगी कि अच्छा करे अगर 370 का आंकड़ा वाकई में बीजेपी को पार करना है। अभी तक हमने 9 राज्य वो वाले डिस्कस किए जिसमें बीजेपी को उम्मीद है, 5 राज्य 100% स्ट्राइक वाले डिस्कस किए। कुल मिलाकर 260 सीटों की हम बात कर चुके हैं, जिसमें से अभी 178 सीटें बीजेपी के पास हैं और बीजेपी को अगर 370 तक ये आंकड़ा लेकर जाना है तो इन सीटों में उन्हें प्लस करना होगा और 218 कम से कम 260 में से जीतनी होंगी, तभी बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर सकती है। आगे उन राज्यों की हम चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे। आगे उन राज्यों की हम चर्चा करेंगे जो बीजेपी के लिहाज से काफी मुश्किल हैं, जिनके लिए बीजेपी अलग रणनीति बना रही है और जिन पर बीजेपी ने फोकस किया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र 2024। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। 370 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है और ये 370 का आंकड़ा अगर बीजेपी को पार करना है, बीजेपी को अगर ये आंकड़ा छूना है तो बीजेपी को किन राज्यों में कितनी सीटों में इजाफा करना होगा, क्या कैलकुलेशन हो सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं 146 सीटों की, यानी कि यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की, जहां बिहार में नीतीश के फिर साथ आ जाने से बीजेपी उतनी ही सीटों पर लड़ेगी जितनी पहले लड़ी थी, यानी कि 17 सीटों पर। वहां कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा क्योंकि सभी 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी।
लेकिन यूपी में संभावना मजबूत है, उम्मीदें भी ज्यादा हैं और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को मिला दें तो यहाँ 26 सीटें हो जाती हैं, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। यहाँ बीजेपी को कलेक्टिवली नंबर्स बढ़ाने का मौका है, यानी नॉर्थ ईस्ट में 26 सीटें हैं, 15 बीजेपी के पास हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 62 पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है और इस बार 80 में से 80 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। बिहार की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार अभी अभी पाला बदलकर बीजेपी के साथ आए हैं। 17 सीटों पर पिछली बार लड़े थे, 17 पर ही नीतीश कुमार लड़े थे। इस बार बीजेपी कितने पर लड़ती है और कितनी सीटें बढ़ा पाती है, ये देखना अब वाकई में दिलचस्प होगा। कुल 146 सीटें हो जाती हैं ये 3 राज्यों की और 94 सीटें अभी तक बीजेपी के पास हैं। 109 सीटें बीजेपी को जीतना जरूरी है अगर बीजेपी 370 का आंकड़ा टच करती है। देवेंद्र, ये जो तीनों ही राज्य हैं, इसमें यूपी में तो चलिए आपकी तैयारी बड़ी अच्छी नजर आती है, कॉन्फिडेंस नजर आता है तैयारी में, बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिहार में नीतीश अभी अभी साथ में आए, 17 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी लड़ेगी। क्या ऐसी उम्मीद या ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं? प्राची, मेरी तैयारी नहीं, बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश में अच्छी है। और बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में ये बहुत ज़रूरी था बीजेपी के लिए कि जेडीयू गठबंधन साथ आए। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बयानों में चाहे जो कुछ भी कहते हों, अगर आप कास्ट इक्वेशन को देखें तो उस समय महागठबंधन की स्थिति ऐसी थी कि बीजेपी के साथ जो साझीदार थे, जो गठबंधन के सहयोगी थे और महागठबंधन, दोनों के बीच महागठबंधन के पक्ष में तकरीबन 10 से 11% वोट बैंक का फर्क नजर आ रहा था। और समझा जा सकता है कि उस स्थिति में बिहार की 40 लोकसभा सीट में 8 से 10 सीट जीतना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। ग्राउंड सिचुएशन यही था, ऊपर आप जो कहें। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव दोनों के अगर एक साथ आने से जो ओबीसी वोटर है उसके ऊपर बड़ा खतरा था कि वो उधर चला जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी फैक्टर को अगर आप देखें तो वो फैक्टर कब क्या कमाल दिखा दे वो अलग बात होती है और उसके लिए आप उस चीज को आधार बनाकर अपनी तैयारी नहीं कर सकते। बीजेपी की चिंता इसी बात को लेकर थी कि अगर कास्ट इक्वेशन में अगर आप पिछड़ रहे हो, जैसे वहां पे अगर यादव, मुस्लिम, कुर्मी, कानू, इन सारे कास्ट को मिला दें तो अपने आप में 36-37% का बुके एक तैयार हो जाता है। और आप समझ सकती हैं कि अगर ये 37% ऐसे थे जहां पर वोट एकदम से एक तरफा लगभग पड़ने जैसी स्थिति हो जाती तो बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली बात थी। नीतीश कुमार के साथ आने से ही जो नन यादव ओबीसी वोटर है, जो कि नीतीश कुमार के साथ बहुत कंफर्टेबली रहता है, और बीजेपी के दोनों के साथ रहने से वो वोट नॉन यादव ओबीसी वोट जो कि यादवों के खिलाफ वोट करने की टेंडेंसी जरूर रहती है। नीतीश भले अगर उधर चले जाए तो उन्हें मजबूरी उधर वोट करना होता है, वो उनका फर्स्ट चॉइस नहीं होता और वहां पर बीजेपी फिर कंफर्टेबली पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस दोहरा सकती है। बिहार की अगर एक किशनगंज की सीट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी 39 सीटों पे अगर कैंडिडेट सिलेक्शन सही हुआ, कैंपेन ठीक तरीके से रहा, बूथ मैनेजमेंट अगर अच्छा रहा तो बिहार में बीजेपी पिछला परफॉर्मेंस दोहराते नजर आ रही है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को कोई समस्या है ही नहीं, उसको ये देखना है कि अपने 2014 के आंकड़े को भी कैसे वो पीछे छोड़ पाती है। और अगर 2-3 सीटों को छोड़ दें तो वहां पर बीजेपी इस बार अधिकांश सीटों पर ऐसा आपको नजर आएगा कि अच्छे कैंडिडेट के साथ बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से जीत सकती है। प्राची, बिल्कुल, देखिए ये तो वो जगह है जहां पर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। संजय जी, आपकी नजर में उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों ऐसे जगह हैं या तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को उम्मीदें हैं और बीजेपी यहां प्लस करने की कोशिश करेगी। आपको कोई चुनौती नजर आती है इन तीनों ही जगहों पर? देखिए, बिहार में बीजेपी के लिए प्लस कर पाना बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा अलायंस है, तमाम पार्टियां उनके साथ हैं। एनडीए के लिए भी ऊपर जाना मुश्किल है 2019 की तुलना में, क्योंकि 40 में 39 सीटें वो जीत चुके थे। बीजेपी के पास 17 सीटें थी पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार से। तो बिहार में तो बहुत ऊंचा नीचा, मतलब ऊपर नीचे होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी को बस कोशिश ये करनी होगी कि वो रिटेन कर सके। हाँ, यूपी में पूरी गुंजाइश है मेरे हिसाब से। यूपी में बीजेपी की टैली बढ़ेगी, एनडीए की टैली बढ़ेगी। 2019 में उनकी टैली कोई बड़ी टैली नहीं थी, 62 सीटें बीजेपी के पास थी और 2 उनके सहयोगियों के पास। कम से कम 10-12 का तो गैप दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है इसकी भरपाई बीजेपी करने में सफल होगी। नॉर्थ ईस्ट में 5 का गैप है, जिसमें 4 सीटें वो मेरे समझ से असम में लूज किए हुए हैं। हो सकता है एक आध असम में वो गेन कर लें,
1 या 2 गेन कर सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी गुंजाइश है और हम गुंजाइशों पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो गुंजाइश है, नॉर्थ ईस्ट में भी 1-2 सीटें बढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़ा गेन मुझे यूपी से होता हुआ दिखाई पड़ता है। 10 से 12 सीटें वो गेन कर सकते हैं यूपी में। यूपी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा पूरा एनडीए कर रहा है और बीजेपी यहां कितनी सीटें जीतती है ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक ऐसे रीजन की तरफ अब चलते हैं जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर समझी जाती है, जिस पर बीजेपी ने पिछले काफी वक्त में काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फोकस्ड रहे हैं। बात साउथ की कर रहे हैं जहां 129 सीटें हैं और ये बीजेपी के लिए काफी अहम है। यहां जितना बीजेपी गेन करेगी उसके टारगेट 370 की राह को ये उतना ही आसान बनाएगा। आपको आइए बताते हैं कि किस तरीके से राज्यों में बीजेपी को गेन करने की उम्मीद है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, 25 बीजेपी ने जीती थी। 26 सीटें अगर बीजेपी यहां जीत लेती है तो बीजेपी गेन सिचुएशन में आएगी। एक सीट भी अगर बढ़ती है तो 370 के आंकड़े में जुड़ेगा। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब बीजेपी यहां जितना भी गेन करेगी, 1, 2, 3 सीटें, तो बीजेपी को यहां 370 के आंकड़े में मदद मिलेगी। तमिलनाडु जहां पर बीजेपी खाता नहीं खोल पाती है, तमिलनाडु जो सबसे आप कह सकते हैं मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से है। हालांकि बीजेपी ने इन दिनों तमिलनाडु में अपनी रणनीति बदली है। अलायंस पार्टनर जरूर तमिलनाडु से बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन यहां कोशिश बीजेपी की है कि 39 सीटों में से कम 4 से 5 सीटें जीत पाए और अगर जीतेगी तभी 370 का आंकड़ा हासिल कर सकती है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे जहां अलायंस को लेकर चर्चा चल रही है, टीडीपी के साथ चर्चा चल रही है और लगभग माना जा रहा है कि अलायंस हो सकता है आंध्र प्रदेश में बीजेपी का। यहां 25 सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाती और बीजेपी को जरूरी है, यहां तो गेन सिचुएशन में ही है, अगर बीजेपी यहां पर 1-2 सीट भी जीतेगी तो ये 370 के आंकड़े में प्लस होगा। केरल की अगर आप बात करेंगे तो केरल भी वो मुश्किल राज्यों में से एक है जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती है। 20 राज्य हैं, 20 सीटें हैं केरल में और इन 20 सीटों में से एक भी बीजेपी नहीं जीत पाती है। तो कुल 129 सीटें हैं और 129 सीटों में से बीजेपी ये कोशिश करेगी कि इजाफा कर पाए। बीजेपी ये कोशिश करेगी कि बीजेपी 129 सीटों में से अभी जो 29 सीटें उसके पास हैं उसे कम से कम प्लस कर पाए। भावेश, ये जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में तो चलिए बीजेपी कॉन्फिडेंट है, लेकिन जहां बीजेपी खाता नहीं खोल पाती है, क्या इस बार बीजेपी वहां से उम्मीद लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप देखिए जो 2024 होगा उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट देखना होगा वो आपको तमिलनाडु से देखना होगा। देखिए तमिलनाडु में आप 2014 का रिजल्ट याद कीजिए, बीजेपी वहाँ कन्याकुमारी सीट जीती थी और 3 अदर सीटें थी जिसमें कोयम्बटूर, वेलोर और एक पोलाची करके है। तीनों सीट पे बीजेपी नंबर 2 में रही थी, जबकि उसका अलायंस नहीं था, किसी छोटी छोटी पार्टियों 2-3 पार्टियों के साथ था। तब भी बीजेपी 4 सीटों पे 1 सीट जीती थी और 3 सीटों पे नंबर 2 रही थी और 2 सीटें ऐसी थी जिसमें बहुत कम मार्जिन रह गया था, जो जीतते जीतते रह गई थी। तो कहने का मतलब ये बीजेपी का वहां पे ऐसा इन ग्राउंड है। 2014 के बाद से बीजेपी ने वहां पे जो ग्राउंड वर्क है उसको जरा समझने की कोशिश की। एक थेवर कम्युनिटी है जिसका लगभग बहुत दबदबा है वहां पे, उस कम्युनिटी से आने वाले नेता को बीजेपी ने वहां पे अपना विधानसभा का नेता बनाया है। गोंडर जाति से, गोंडर कम्युनिटी से आने वाले नेता को उन्होंने अपना नेता बनाया, जो अन्नामलाई, जो आजकल तमिलनाडु से आप यदि दो सबसे ज़्यादा न्यूज़ देखेंगे तो अन्नामलाई और उदयनिधि स्टालिन का ही खबर आता है। तो अन्नामलाई, उसके बाद जो थेवर जाति से तो एक और कम्युनिटी नादर कम्युनिटी, जिसका दबदबा वो एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को ज़्यादा आइडेंटिफाई, जिसका कन्याकुमारी के आसपास बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो ये 3 कम्युनिटी, दूसरा ब्राह्मण एक कम्युनिटी जो 3-4% के आसपास ब्राह्मण है, इन सारी चीज़ों को आपको देख के लगेगा कि बीजेपी वहां पे अपने लिए इनरोड्स बना सकती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां पे जैसे द्रविड़ पॉलिटिक्स रहती है, बीजेपी ने 2019 में एक रणनीतिक चूक की थी कि जो डबल एंटी इनकम्बेंसी था एआईडीएमके के साथ, उसके साथ अलायंस कर ली थी। इस बार बीजेपी के साथ वो बैगेज नहीं है, बीजेपी अकेले वहां पे कम से कम 5-6 सीटों पे अच्छी फाइट में रहेगी और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होगा यदि बीजेपी उसमें से कुछ सीटें निकाल ले। राशिद किदवई जी, साउथ में बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती है, लेकिन जो तैयारी बीजेपी ने की, इस बार बीजेपी फोकस थी उन स्टेट्स पर या उन सीट पर जहां बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर रहती है और ऐसे ही साउथ के राज्य हैं जहां 129 सीटें हैं। पीएम ने यहां लगातार दौरे किए, साउथ की सभ्यता को कैसे पहचान दिलानी है इसकी चर्चा लगातार देश में की गई। क्या इससे कोई फायदा बीजेपी को मिल सकता है? आपको लगता है कि 129 में जो सीटें हैं बीजेपी कुछ इजाफा करेगी?
जी प्राची, बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ये बात जरूर है कि भाजपा की मेहनत में कोई कमी नहीं है, मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वही मुद्दे अगर आप जब तमिलनाडु में जाएं और जमीनी स्तर पर देखें तो आपको लगेगा कि उन मुद्दों में कोई दम नहीं है, और भाजपा का वहां पर लोकसभा में जीतने वाले प्रत्याशी वगैरह भी बहुत कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता। बल्कि देखिए, अगर आप कर्नाटक को देखें तो कर्नाटक में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, गारंटी की बात हुई है, अगर कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा तो वहां सीटें बराबर बराबर हो सकती है, और अगर 7-8 सीटें कम हुई तो उसकी भरपाई कहीं कहीं से भी नहीं होगी। जो देखिए, जो आंध्र में बात है, आंध्र में पहली बात देखिए तेलुगु देशम पार्टी कितनी सीटें देती है, और वहां के ऊपर ट्रायंगुलर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा, क्योंकि जगन मोहन की पार्टी है, कांग्रेस भी है, और भाजपा और टीडीपी, तो टीडीपी भाजपा को कितनी सीटें देती है और उस पर भाजपा कितनी जीतती है। तमिलनाडु और केरल में तो मुझे लगता है कि भाजपा की टैली शून्य ही रहेगी, सिफर रहेगी। हाँ, कर्नाटक में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन पिछली बार बहुत अच्छा हुआ था, तो उसकी जो कमी होगी, क्योंकि वहां कांग्रेस सत्ता में आई है, उसका भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये संख्या के आधार पर मुझे नहीं लगता कि दक्षिण से भाजपा को कोई उम्मीद है। देवेंद्र, बीजेपी का अपना आंकलन क्या कह रहा है? साउथ में मेहनत की है, बार बार टफ सीटों को चुना गया है, पीएम की यात्रा भी रही है, जिन राज्यों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाती, क्या कोई उम्मीद इस बार बीजेपी लगा रही है? सबसे पहले कर्नाटक को अगर देख लें तो जेडीएस का साथ आना और समझा जा सकता है कि वहाँ पर बीजेपी पिछली बार की तुलना में उम्मीद थोड़ी ज़्यादा रखेगी। दूसरी चीज़ की केरल में एक सीट पे बीजेपी ये ज़रूर उम्मीद करेगी कि अगर क्रिश्चियन वहाँ पे वोट करते हैं, क्योंकि केरल में बीजेपी के पास एक ही इक्वेशन है, हिंदू प्लस और क्रिश्चियन आ जाएं तो फिर वो इक्वेशन काम करेगा। तो वहाँ पर त्रिशूर वाली सीट जहाँ से गोपी लड़ेंगे चुनाव, वो सीट निकल सकती है। तिरुवनंतपुरम ग्रामीण सीट पे भी जहाँ से मुरलीधरन चुनाव लड़ेंगे, एक माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन जीतने वाली स्थिति वहाँ पर नहीं दिख रही है। और तमिलनाडु की बात करें तो चाहे साउथ चेन्नई की बात कर लें, कोयम्बटूर की बात कर लें, मदुरई की बात कर लें, इन सारी सीटों पे बीजेपी अच्छा फाइट कर सकती है। लोकसभा सीट निकालना बहुत मुश्किल होगा, और तमिलनाडु को लेकर बीजेपी के नेताओं से जो बातचीत से जो समझ में आता है, या तमिलनाडु पे जो ग्राउंड पे जो बातचीत की, वो जो बात समझ में आती है, उसमें ये लगता है कि बीजेपी अपने वोट शेयर में ज़बरदस्त इजाफा करेगी, लेकिन सीटों में कन्वर्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और तमिलनाडु से एक सीट भी अगर या 2 सीट निकल रही है तो आप समझिए कि बीजेपी के लिए वो बड़ा बोनस पॉइंट होगा, वो मुश्किल है तमिलनाडु के हिसाब से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ज़रूर बीजेपी अच्छा करेगी, ये भरोसा बीजेपी के नेताओं को है, क्योंकि टीडीपी के साथ इक्वेशन उसका ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, और वहाँ पर 6 सीटें लोकसभा की बीजेपी लड़ सकती है, 20 विधानसभा की लड़ सकती है। तो वहाँ पर बीजेपी ज़रूर ये आंध्र प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन की इस बार उम्मीद रख रही है। तेलंगाना में प्राची आपको जो रिजल्ट नज़र आएगा वो समझा जा सकता है कि वो पिछली बार के बीजेपी के लिहाज से बहुत बेहतर होगा। आप अपोजिशन कैंप के नेताओं से अगर पूछिए तेलंगाना में के बारे में, तो जो अपोजिशन कैंप के नेता हैं वो भी ये बात मान रहे हैं कि 9 से 10 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और वहां पर पिछली बार जो 4 लोकसभा सीटें थी उसमें बीजेपी इजाफा करती हुई नजर आ रही है। जी प्राची, बिल्कुल। तो देखिए, साउथ का ये इक्वेशन है। अब संजय जी, हमने एक एक करके रीजन की सारी बात कर ली, आपके लिहाज से या आपके आंकलन के लिहाज से कहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, और कौन से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लॉस होगा? फायदा तो प्राची सीधा सीधा यूपी में दिखाई पड़ता है, सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा होने की वजह बहुत साफ है। सबसे ज्यादा सीटें हैं यूपी में, 80 सीटें हैं कुल, और बीजेपी को 62 सीटें जीती थी, तो 18 का वहां पर फासला, इसी के लिए सबसे बड़ा एक तरह से गेन होने की गुंजाइश पूरी यूपी में है। और कहाँ नुकसान हो सकता है सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कर्नाटक को ध्यान रखना चाहिए। कर्नाटक में नुकसान होने की गुंजाइश दिखाई पड़ती है, क्योंकि कर्नाटक में अभी कांग्रेस ने चुनाव जीता है। हालांकि हम जानते हैं कि लोग विधानसभा और लोकसभा में अलग तरह से वोट डालते हैं, लेकिन कर्नाटक पे मेरी निगाह रहेगी, कर्नाटक में नुकसान हो सकता है। बिहार में भी मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन एनडीए को शायद 1-2-3 सीटों का नुकसान हो जाए, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है, इतना तो नहीं जितना एनडीए का मजबूत है, लेकिन जो कुछ भी वहां उलटफेर हुआ है, उठापटक हुआ है, तेजस्वी यादव का कद उससे बड़ा हुआ है, और थोड़ी सी सहानुभूति उनके पक्ष में दिखाई पड़ती है। तो हो सकता है कि 1-2 सीटें वहां नुकसान हो जाए उनको।
बिल्कुल, देखिए 370 का आंकड़ा लेकर बीजेपी चल रही है और बीजेपी कैसे इसे हासिल कर सकती है, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिन राज्यों में बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट रखा 2019 के चुनावों में, वो सीटें तो हासिल करनी होंगी। उन राज्यों में भी गुंजाइश ढूंढनी होगी जिन राज्यों में बीजेपी 100% नहीं लेकिन कुछ सीटें जीतने में कामयाब रह पाई थी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।